तो सभी के पास है ना सिलेबस, सभी को मिल गया ना। ठीक, सिलेबस होना जरूरी है, तभी जो है यूपीएससी की पढ़ाई करने का मजा है। कुछ बच्चों ने तो स्लिप के नाम पे पूरा सिलेबस लिख के दे दिया है। ये भी बताइए, पढ़ते समय नींद का आना, हाँ तो आ रही है तो आने दीजिए, नींद ही तो है, आएगी। पढ़ने में रुचि को कैसे बढ़ाएं, ये रुचि कौन है भाई? ज्यादा सोचना कैसे कम करें, ज्यादा नहीं सोचिए, नहीं आइंस्टीन बन जाओगे। ध्यान कैसे केंद्रित करें, हाँ। कभी कभी लगता है कि यूपीएससी पास नहीं होगा, तो इस डर को कैसे दूर करें? कोई बात नहीं, जब कभी लगता है कि यूपीएससी पास नहीं होगा तो सोचते क्यों हो? चलो, टाइम का सदुपयोग कैसे करें, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें, क्लास में नींद आती है उपाय बताएं। क्लास सोने के लिए होती है, अगर क्लास सोएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे विषय को कैसे पढ़ें? सारे विषय को एक साथ नहीं पढ़ना है, पढ़ने तो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें, ठीक है, इसी पे चर्चा है पूरा, आप लोग को बताया जाएगा। आपके जो भी सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या तैयारी के समय या बाद ऑप्शन बी भी होना चाहिए? क्या तैयारी के समय या बाद ऑप्शन बी भी होना चाहिए? हाँ, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, मतलब एक बैकअप प्लान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही में ऊर्जा लगाइए पूरी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अगर आप में आत्मा है तो विश्वास ही कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में समस्या आती है, चलो ठीक है, बताया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर में कंफ्यूजन रहती है, रिवीजन करें, बता देता, रिवीजन करें हम बार बार। असफलता का डर बना रहता है, आप सोचते क्यों हो कि हम असफल होंगे? यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेट पीसीएस की तैयारी एक साथ कैसे करें और दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, इसको बता देंगे। प्री और मेंस के पाठ्यक्रम को अलग अलग करके कैसे पढ़ें एक साथ, ये क्या बात होगी? प्रीलिम्स और मेंस के पाठ्यक्रम को अलग अलग करके कैसे पढ़ें एक साथ? अरे क्वेश्चन तो क्लियर कीजिए। 2022 यूपी पीसीएस का प्री कैसे तैयार करें? अच्छा, चलो ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी सवाल है सबके जवाब मिल जाएंगे, कि आज इसलिए डेमो क्लास रखी गई है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ठीक है। आप पास कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने पूरा जो प्रेम पत्र लिख दिया है। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड ना लगाइए, भाव बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, आप ही का होगा, आप लिख रहे हैं तो आप ही का होगा। हमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों आती हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से थोड़ा कमजोर है, तो हमें किस भाषा में तैयारी करनी चाहिए? जब कमजोरी है तो जैसे उसमें तो आप ना कीजिए अंग्रेजी, अगर आपकी कमजोर है तो
जबकि एक्सपर्ट का मानना है, मानना नहीं मनना है, तो जो एक्सपर्ट हैं कि अंग्रेजी माध्यम से सफलता जल्दी मिलती है, मार्गदर्शन कीजिए। जो एक्सपर्ट कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से सफलता जल्दी मिलती है, तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि आप कितनी बार सफल हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाषा वही अच्छी होती है जिस भाषा में आप अपनी बात को अच्छे से कह पाए, समझा पाए, और वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या और कोई भी भाषा हो। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक रणनीति को लेके चलेंगे, तो प्रीलिम्स के लेवल पे सबसे पहले हम पूरी बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी की अगर बात करें तो सबसे पहला पायदान, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बाधा जो होती है वो प्रीलिम्स होती है। तो पहले प्रीलिम्स को जानना जरूरी है। जब प्रीलिम्स को समझ लेंगे अच्छे से, फिर डिस्कस हो जाएगा हमारा मेंस पर, और जो आपके सवाल रहे उनके भी जवाब साथ साथ मिलते ही रहेंगे। ठीक है, हालांकि कोई ऐसे अलग सवाल नहीं है। जो ये जो आपकी समस्याएं हैं कि ऐसे समय को कैसे प्रबंधन किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो ये हर बच्चे के सामने आते हैं। जो यूपीएससी हो या किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहा हो, उसके सामने समस्या आती है। नींद की समस्या, ये भी आम समस्या आती है। अगर आ रही है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको रोक नहीं सकेंगे, रोकेंगे भी यहाँ जबरदस्ती उसके साथ नींद को रोकने का प्रयास करेंगे तो कर भी क्या सकते हैं। आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, ये समझ ही नहीं आएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लेके चलेंगे वो यूपीएससी। ये तो पता ही होगा आपको कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का नाम है सीएससी। ये तो पता ही होगा ना आपको। सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और जिसको कंडक्ट करती है यूपीएससी, यही पता होगा। ठीक है, तो सीएससी में आपको कुछ बाधाएं पूरी करनी होती हैं। उन बाधाओं को आप पार कर दोगे तो आप यूपीएससी की जो दरवाजा है वहां तक पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। पहले कुछ बाधा है, इंटरव्यू भी एक बाधा है, फिर उसको आपने पार कर लिया, अच्छे से पास हो गए, पूरी परीक्षा आपने पास कर ली सीएससी की, तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट हुए अच्छी रैंक से तो आपको आईएएस मिल जाएगा। आप थोड़ा डाउन में रहे तो आईपीएस मिल सकता है। जैसे आपकी प्रायोरिटी भी इसमें देखी जाएगी, जैसे आपकी प्राथमिकता रहेगी, ये सारी चीजें काटर भी देखा जाता है। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी, उस पर भी हम लोग बात करें। तो सबसे पहले साधारण सा खेल समझ लेंगे, आखिर इसमें जो सीएससी एग्जाम है कितनी बाधाएं होती हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको नोट भी करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य से चर्चा है, एक सामान्य परिचर्चा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बता दिया जाए कि यही आप नोट कर लीजिए और यही आएगा परीक्षा में। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन के तौर पे परिचर्चा होगी कि आखिर आपको पता हो कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। कहीं ऐसा नहीं कि आप तो तैयारी कर रहे हैं और आपको पैटर्न का ही नहीं पता, आप चले जा रहे हैं, तैयारी यूं ही कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस का ही नहीं पता, परीक्षा किस क्रम में होती है उसका क्या पैटर्न यही नहीं पता, बस तैयारी करने में लगे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप वो पढ़ लेते हैं जो जहां पर जरूरत नहीं होती। प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है,
मेंस के लेवल पे क्या पढ़ना है। अगर उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है सफलता को हासिल करना। ठीक है, तो सबसे पहली बाधा वो प्रीलिम्स के लेवल पे देखेंगे। फिर उसके बाद में जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और सफल हो जाते हैं तो फिर दूसरी बाधा मेंस के लेवल पे मेंस एग्जाम को देना होता है। ठीक है, और जो बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं मेंस में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उनके लिए आती है तीसरी बाधा। तीसरी बाधा वो इंटरव्यू की बात करेंगे। और जैसे ही इंटरव्यू आपने पास किया तो उसके बाद तो आपकी मौज आ गई। ठीक, आप फिर चाहे तो आपके अच्छे नंबर है तो आपको आईएएस भी मिल सकता है। जैसे आपकी प्राथमिकता के तौर पे आपने जो पढ़ा होगा, जो फिल किया होगा फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है कि आपको विदेश सेवा में जाना हो सकता है कि आपको रेवेन्यू सर्विसेज मिल जाए, और भी बहुत सर्विसेज होती हैं। ठीक है, कोई अगर रेलवे में जाना चाहता है तो वो भी इसमें जा सकता है, एलाइड सर्विसेज बोलते हैं उनको। ठीक, रेलवे का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप डी में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, कई सोचे कि बस इससे तो ये ग्रुप डी में से होंगे तो फिर हम आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं। इसमें जैसे पद होते हैं, डीआरएम होते हैं, एसआरएम होते हैं, इस तरह से आप उसमें भी अच्छी पोस्ट होती हैं। तो बात कर लेंगे प्रीलिम्स के लेवल पे। ठीक है, तो प्रीलिम्स की आपको इस बाधा को पार करने के लिए 2 पेपरों से गुजरना होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेंगे। जिसमें आपको 2 पेपर देने हैं। ठीक, एक पेपर की अगर हम बात करें तो वो जीएस के लेवल पे होता है, जीएस का होता है, और एक पेपर की हम बात करें तो वो सीसेट का होता है। ठीक, जीएस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। ठीक है, और जो मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल हो जाएंगे, टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो 200 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। तो जीएस का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 200 हो गए। ठीक है, सीसेट की बात कर लेते हैं। सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80 होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स इसके भी 200 हो जाते हैं। ठीक है, 200 हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे स्ट्रेटेजी को ठीक से नहीं बनाते, अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको ठीक से नहीं बनाते, और बच्चों के मन में ये रहता है कि जैसे सीसेट है, दरअसल उनके माइंड में, जिनके दिमाग में ये रहता है कि हम यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्जाम को भी निकाल लेंगे।
और कोई एग्जाम की भी बात कर लेंगे, तो बच्चा क्या सोचता है कि सीसेट में दरअसल वो आपको पढ़ने को मिलेगा मैथ, रीजनिंग, कंप्रेहेंशन, डाटा, इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो बच्चा सोचता है कि मैथ और रीजनिंग तो हमें और भी एग्जाम में पढ़ने को मिलेगा या और भी एग्जाम के सिलेबस में होता है, तो क्यों ना हम जो है सीसेट को ठीक से पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है और यूपीएससी के साथ साथ और भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे तो इस मेंटेलिटी के होते हैं कि वो सीसेट पे इतना फोकस कर देते हैं कि जीएस को भूल ही जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सीसेट तो हमने ये मैथ, रीजनिंग ये तो सब पढ़ा है, कंप्रेहेंशन ये तो सब कर ही देंगे, इसको इतना आसान समझ लेते हैं कि सीसेट के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं। और ये रहता कि दिमाग में जैसे ही एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले इसकी तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा काम। और जीएस के लेवल पे इतने रम जाते हैं कि सारा समय जीएस को दे देते हैं, सीसेट को जो समय देना होता प्रैक्टिस के लिए भी वो नहीं मिल पाता और सीसेट में फेल हो जाते हैं। जबकि क्या है, सीसेट जो है यहाँ क्लियर कर दे, एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपको सिर्फ और सिर्फ सीसेट में पास होना है। सीसेट में जैसे आप लोग अन्य परीक्षाओं में पास होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, जो भी आप शुरू से पढ़े हैं, तो उसमें आपको 33% मिनिमम लाना होता है और आप पास हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको सीसेट में भी 33% अंक लेके आने हैं और आप पास। 33% मतलब 200 में से आप मान लीजिए आपको 66, तो 66 से ऊपर ही हम रखें, 67 आपके अगर आ जाएंगे तो आप जो है पास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 में से 67 आने बस, मतलब सिर्फ 33% और आपका सीसेट क्वालिफाई। क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे 80 क्वेश्चन में से आप ये कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 27 क्वेश्चन करने हैं करेक्ट हो। करेक्ट हूं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी पूरा ध्यान रखना होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है। वन थर्ड की मतलब 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको प्योर जो आपकी करेक्ट है, आपको 27 क्वेश्चन करने हैं और मतलब आपको वो 67 मार्क्स लेकर के आने हैं, तब आपका सीसेट क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखना, जब आपका सीसेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, सीसेट सिर्फ क्वालिफाई करना। इसमें आप कितने ही नंबर ले आइए, 200 में से अगर किसी बच्चे के 67 है वो भी पास है, 200 में से अगर किसी बच्चे के 110 भी नंबर है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पास है। क्यों पास है? क्योंकि सीसेट के नंबर आपकी प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सीसेट के नंबर आपके प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो आपको सीसेट में सिर्फ और सिर्फ पास होना है और इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि जो सीसेट के सिलेबस में है उसी को पढ़ लीजिए। वेटेज जिसका है ज्यादा उसको ठीक से पढ़ लीजिए, मतलब छोड़ने का तो ऑप्शन ना रखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो समय जिनके पास कम है तो उनके पास भी ऑप्शन हो सकता है कि चलो भाई जिस टॉपिक का वेटेज कम है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, मगर जिसके पास समय पर्याप्त है तो छोड़ने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो इसमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ आप पास हो जाइए, पास हो जाएंगे। असली खेल जैसे जीएस में आता है, यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ यहीं से क्या है, मेरिट बनती है आपकी। इसी जीएस के लेवल पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के लेवल पे आपको मेंस से लिखने का मौका मिलेगा। तो मेहनत आपको यहाँ करनी है, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 के टोटल हो गया, ठीक है। अब ये देख लेंगे हम पिछले जो है 4 सालों का 5 सालों का डेटा यहाँ एनालिसिस करेंगे, उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि मेरिट कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसे समझने में आसानी हो जाएगी। उससे ये आसानी हो जाएगी कि हाँ पता चल जाएगा कि किस लेवल तक जो है हमें मेहनत और करनी है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया कि प्रीलिम्स और के लिए हमें किन किन बाधाओं को पार करना है, कौन कौन से पेपर देने हैं, ठीक। अब सवाल आता है कि जो जीएस की बात कर रहे हैं आप, जीएस की जो मेरिट लगती है, तो उस मेरिट को देख लेंगे कि आखिर अब तक जो है कितनी मेरिट गई है, ठीक है। तो उसका एक चार्ट बना लेंगे, उससे सारा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। कुछ सालों का हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इधर हम जो कैटेगरी या वर्ग या आप श्रेणी कह सकते हैं वो लिख लेंगे कि मतलब आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरिट सबकी अलग अलग लगती है, ठीक है। वो सब इधर देख लेंगे। और इधर हम ईयर्स को देख लेंगे कि किस साल में कितनी जो है मेरिट गई, ठीक। तो 2017 से शुरू कर दें, 2017 हो गया, 18 की देख लेंगे, 19 और 2020 की, ठीक है। इनकी मेरिट देख लेंगे, ठीक है। यहां कैटेगरी की बात करें तो वो जनरल कैटेगरी की कितनी मेरिट गई उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओबीसी की कितनी गई उस पर बात कर लेंगे। एससी की कितनी मेरिट रही, आप ईडब्ल्यूएस को भी लिख सकते हैं। फिर एससी की कितनी मेरिट गई उस पर भी बात कर लेंगे। एसटी की मेरिट कितनी गई उस पर भी बात कर लेंगे। और बाकी आप और मेरिटों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वो विकलांग वर्ग की अगर बात करें तो उनकी कितनी मेरिट है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो 2017 की अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लेवल पे, 2017 की मेरिट जनरल की 105.34 रहा, 105.34। ये जनरल कैटेगरी के बच्चे के 105.34 नंबर से ऊपर रहे वो सेलेक्ट हो गया,
प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया मतलब। और वहीं ओबीसी की अगर बात करें तो 102.66 रहा। 102.66 मेरिट गई। ओबीसी का बच्चा जिसके 102.66 नंबर से ज्यादा आए तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन को तब तक शामिल किया ही नहीं गया था तो उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी। ठीक है। एससी की अगर बात करें तो एससी की 2017 में 88.66 रही। 88.66। और अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी की भी इतनी ही रही 2017 में, कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है। फिर 2018 की अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी की मेरिट डाउन हो जाती है और वो 98 पर रह जाती है। 98 2018 में। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 96.99 मार्क्स रहेंगे। 96.66। ईडब्ल्यूएस सेक्शन अभी तक नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। एससी की अगर बात करें तो वो 84 रहा। और एसटी की अगर बात करें तो वो 83.34 मेरिट रही। इनमें कोई इतना खास अंतर नहीं रहता। अब बात कर लेंगे 2019 की जनरल कैटेगरी की मेरिट कितनी जाती है। तो 2019 की अगर मेरिट देखें तो वो 98 ही रही। जिस बच्चे के 98 मार्क्स आए, इससे ऊपर आए तो वो क्वालिफाई कर गया। वहीं ओबीसी की अगर देखें तो 95.34 रहा। 34 रहा। यहां ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 90 पर पहुंची। 90 नंबर इसके रहे, इससे ऊपर इसके रहे, वो क्वालिफाई हो गया। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो वो 82 मार्क्स पर रही। आपने जो भी एससी कैटेगरी का बच्चा है तो अगर उसकी 2019 में मतलब बात करें अगर एससी कैटेगरी की तो 2019 में 82 नंबर से ऊपर जिसके आए, 82 से ऊपर जिसके भी नंबर थे वो क्वालिफाई कर गया। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 77.34 रहे। 0.34। ठीक है। एक ईयर का डेटा और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि आखिर कितना एवरेज आ सकता है, एक अंदाजा हो जाता है। तो 2020 में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 92.51 पर मेरिट रही। 92.51, जिसके नंबर 92.51 से ऊपर रहे वो प्रीलिम्स पार कर गया जनरल कैटेगरी का बच्चा। ओबीसी की बात करें तो वो 89.12 रहा। 89.12। 89.12 जिस बच्चे के नंबर आए इससे ऊपर ओबीसी कैटेगरी का तो वो क्वालिफाई कर गया प्रीलिम्स को। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगी 77.55।
77.55, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 74.84 रहा, 74.84 से ऊपर जिसके नंबर आए एससी कैटेगरी के बच्चे के तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 68.71 पर मेरिट रही, 68.71। ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं बता रहा हूं मैं, इन नंबर बता रहा हूं, ठीक है। कभी आप सोचो 98% तो फिर 100% से तो ज्यादा ही हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे ना? तो अब देखिए इस खेल को समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, इसके 2017 की बात हो, 18 या 19 की बात हो, या फिर 2020 की बात हो, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट वो 100 के आसपास ही घूमती है। कभी 100 से थोड़ा नीचे हो गई, कभी 100 से 1 2 3 या 4 नंबर 5 नंबर तक ऊपर हो गई, कभी थोड़ा डाउन हो गई, भाई इतना ही तो रहा, एवरेज ही तो रहा। कभी 105 है तो कभी 92 है जनरल कैटेगरी के बच्चे की। इसलिए मैंने 1 साल का नहीं लिखा, इसलिए 4 साल का लिख लिया, कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको 200 में से ये मान के चलना है कि 100 प्लस में उसके नंबर आने चाहिए, तब वो अपने आप को सेफ समझे। ये तो मान के चलना चाहिए भाई। अगर एवरेज माने तो वो 100 के आसपास ही घूम रहा है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की अगर बच्चों की बात करें तो इसमें कभी ऐसा हुआ 2017 में कि 100 से 1-2 नंबर ही आगे कूदी, वरना ये भी क्या है 100 के आसपास ही रही। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है जनरल और ओबीसी का। आप देखोगे तो मुश्किल से 1-2 नंबर का ही अंतर चल रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस चल रहा है हर साल। तो ये भी जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो वो ये मान के ना चले कि उसको 100 से कम लेके आने हैं, ठीक है। वो ये मान के चले कि उसके भी क्या है 100 प्लस में होने चाहिए, तब वो अपने आप को सिक्योर समझे, सेफ समझे। भाई यही तो 1-2 नंबरों का अंतर ही चल रहा है हर साल। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप देखोगे 2019 से शुरुआत हुई, 2020 में, हालांकि आप देख रहे हो कि 20 में क्या है सभी की मेरिट कम हुई, हर कैटेगरी की मेरिट कम है और साल की अपेक्षा। तो आखिर 2020 में ऐसा क्या था? तो भाई 2020 में हो सकता है कि इसके कारण, कोविड-19 के कारण, वैश्विक महामारी के कारण, भाई हर एक व्यक्ति में डर का माहौल था, ठीक है। हर एक व्यक्ति में डर का माहौल था कि कोरोना वायरस फैल रहा है, पता नहीं, मतलब आप किसी चीज को टच करेंगे तो हो सकता है उससे ही फैल जाए। तो लोग ऐसे में क्या है, जब डर के रहे तो पढ़ाई पे भी उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव रहा। तो मान के चलेंगे कि चलो ये तो सबका ही एक बराबर इफेक्ट रहा सभी पे, हर कैटेगरी पे। तो ईडब्ल्यूएस को देखें तो वो भी ये मान के चले, इसको आप ये कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अगर वो 90 प्लस में रहेगा, भाई 90 गई थी, अगर मान लीजिए थोड़ा 1-2 नंबर और बढ़ी, अब चूंकि कंडीशन क्या है नॉर्मल है, कोविड नहीं है, तो फिर भी वो अगर 90 प्लस अपने मार्क्स ला के सेफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ ही नजर आएगा 90 प्लस में। तो ईडब्ल्यूएस वाला सोचे कि मुझे 90 प्लस में ही अपनी जगह बनानी है, तो वो सेफ है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये 90 के आसपास ही है मामला, मतलब 75 से 90 के बीच रहा। 75 तो आपका रहा मामला, आप 80 से ऊपर ही रखेंगे। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो एससी कैटेगरी का बच्चा है अगर वो
85 to 90, ये 90 प्लस भी मान के चलिए। आप मौका क्यों छोड़ो, आप कम वाले को क्यों मान के चलो, आप तो ज्यादा मान के चलो। अगर एससी कैटेगरी का बच्चा 90 तक करता है, आप देख रहे हो 2017 की बात हो, 18 की बात हो, 19 की बात हो या 20 की बात हो, मेरिट 90 से कम ही रही। अगर बच्चा वो 90 तक भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर 85 से नीचे ना आ जाए तब वो रेड लाइन पे आ जाएगा। तो जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं आप में से, वो ये मान के चलें कि 85 से 90 के बीच तक तो मामला रखना ही पड़ेगा, तब थोड़ा अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं होता। एससी और एसटी में आप देखोगे कि यहाँ भी सेम लगी है मेरिट, और लगभग आधा एक नंबर का अंतर ही चलता रहा। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो बच्चा 85 से 90 के बीच में रहेगा एसटी कैटेगरी का, तो वो सेफ है, वो सेफ है। अब बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इनका हम परसेंटेज निकालें तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 50% लाना है, ये ना हुआ 200 का। ओबीसी के लिए भी आप इतना ही कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आप 45 पे आ जाइए, ठीक है। एससी के लिए आप 43 पर रहेंगे, बल्कि 42 से 43 भी कोई दिक्कत नहीं है, 46 पे रहेंगे। और एसटी के लिए आप मान लीजिए 41 से या 42 तक आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये हमने एवरेज निकाल लिया ओवरऑल, ठीक है। 2020 वाले की बात करें तो आप इसका अगर एवरेज निकालें, परसेंटेज निकालें इसका, तो आपको हंसी आएगी कि जितने में हम कभी जो है मतलब एग्जाम में कभी इतने आए ही नहीं, इतने कम मार्क्स जिसमें क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ उतने में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई अगर इसकी बात करें तो 46 के करीब हो जाएगा, 46.25 इतना ही परसेंटेज आएगा, इतना ही आएगा ना, लगभग इतना ही आएगा। पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो 84.86 कह लीजिए, इतना आएगा, ठीक। इसकी अगर बात करें तो वो अगर आप इसको देखिए तो इसका आप कह सकते हैं कि 38 कह लीजिए, 39 ही रखिए आप, 39.35 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो आप इसको 37.42% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की 34.35% कर सकते हैं, ये परसेंट है। अब देखिए प्रीलिम्स से निकालना कितना आसान है। आपने सीसेट में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, आपको सिर्फ 80 में 27 क्वेश्चन करने थे और पास हो जाना था सिर्फ और सिर्फ। अब बात कर रहे थे हम कि जीएस की, तो जीएस में आपको अगर बेटा आपके एवरेज मान के चलें कि 46 to 50% है, आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझे। जनरल कैटेगरी का बच्चा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा अगर उसके 44 to 50% आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझे, कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएस वाला वो 45% तक अपने आप को सेफ समझेगा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एससी कैटेगरी का बच्चा वो आप देखोगे 39 to 43 तक एक एवरेज मान के चलें कि इस बीच में वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आएगा। तो एससी ये ईडब्ल्यूएस का है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 37.42 की बात से लेकर के 41 तक एक एवरेज रहेगा। जिस बच्चे का जो एससी कैटेगरी का है अगर उसके 37 to 41% या 42% तक है तो वो सेफ है। अब बताइए 100 में से आपकी 42% लाने हैं सिर्फ, और आप देश की सबसे बड़ी परीक्षा
कि एक प्रारंभिक चरण को पार कर देते हैं। सिर्फ आपको 42% लेके आना है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 34-35% ही लेके आना है और आप देश की सबसे बड़ी परीक्षा की पहली सीढ़ी को चढ़ जाएंगे, पहली बाधा को पार कर जाएंगे। दरअसल पता ही नहीं होता कि हमें किस स्ट्रेटेजी के थ्रू तैयारी करनी है, डरते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि कैसे परीक्षा का डर निकालें, तो बेटा जब तक आप ये नहीं देखोगे कि आखिर लास्ट ईयर कितना मेरिट गया, सिलेबस नहीं देखोगे तो ये डर बना रहेगा, क्योंकि अंधकार में रहता है। ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि जो यूपीएससी है, सीएससी है, आईएएस आईपीएस की परीक्षा में हमें शामिल होना है, इसको पास करना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक भ्रम फैला हुआ है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर वो सही दिशा में कीजिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी और सफलता आसान भी लगेगी। फिर अगर आपको दिशा ही नहीं पता, मेहनत आप करने पे लगे हैं, तो हो सकता है कि सफलता ना मिले और मिली भी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जैसे इस संबंध में कई आपने कहानियां भी पढ़ी होंगी कि जैसे अगर कोई लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर है, उसको एक ट्रक में चढ़ाना होता है तो पूरी भीड़ उस पर लगी होती है, मगर वो चढ़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको सही तरीके से नहीं चढ़ाया जा रहा था, वो उठाने में लगी होती है पूरी, कि उठा के पूरा बल का इस्तेमाल करके और उठा के रख दिया जाएगा, मगर वो इतना भारी होता है कि उनसे उठता नहीं। जब उनको दिशा मिल जाती है कि भाई इस लकड़ी के गट्ठर को कितना भी भारी है, हम एक पटरे के सहारे इसको धकेल करके ट्रक में वाहन में ला सकते हैं, तो उनको एक दिशा मिल गई, मोटिवेट हो गए वो। और जब उनको दिशा मिली, मोटिवेट हुए और बहुत कम ही मेहनत में वो सफलता हासिल कर गए। और लकड़ी का गट्ठर जो उठने वाला नहीं था, संभव ही नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत कम मेहनत में वो सही दिशा और सही रणनीति को अपना करके उसको लाद लिए गए, सफलता मिल गई। तो ऐसी ये बाधा है, इस बाधा में भी बहुत जरूरी है कि आपको कैसी रणनीति अपनानी है, प्रीलिम्स के लेवल पे आपको किस तरह से चलना है। तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि 200 में से हम 50% भी नहीं ला सकते हैं? जनरल कैटेगरी का बच्चा, ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ जिसके एकेडमिक लेवल पे 50% से कम है? जनरल कैटेगरी का बताएगा कोई है ऐसा? 50% से कम है, कोई नहीं है। तो जब आपने एकेडमिक लेवल पे जिस बच्चे ने 50% से कम नहीं लेके आया, तो वो फिर यहाँ क्यों डर रहा है 50% ले आने से? वो कहेगा कि सर ये आईएएस है ना, तो आईएएस है तो क्या है? क्या जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे अलग ही पूछा जाता है क्या? क्या आईएएस की परीक्षा में आपने अगर एकेडमिक लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी नहीं पूछा जाएगा? ज्योग्राफी पूछा जाता है कि नहीं? वही ज्योग्राफी पूछा जाता है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है एकेडमिक लेवल पे तो हिस्ट्री पूछा जाता है। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो बायोलॉजी पूछा जाएगा, पूछा जाता है यूपीएससी के पेपर में भी। आपने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, मैथ पढ़ा है तो मैथ पूछा जा रहा है आपसे। और करंट अफेयर में तो आप माहिर रहे, बचपन से जो है बहुत आपने समाचार में देखिए, अखबार भी अक्सर बच्चे पढ़ते रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो करंट अफेयर के टच में तो बच्चा रहता ही है। तो आखिर जब आपने वो सारे सब्जेक्ट एकेडमिक लेवल पे पढ़े हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ के परीक्षा देनी है,
और जब आप एकेडमिक लेवल पर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें भी आपके 50% से कम नहीं आए, बल्कि 70, 80, 90% तक रहे, तो यहाँ क्यों घुटने टेक रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि एक भ्रम बना हुआ कि यूपीएससी बहुत टफ परीक्षा है। देखिए, टफ तो हर वो छोटा एग्जाम भी हो जाएगा जिसके लिए आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जिसके लिए आप पूरी तरह से डिजर्व नहीं करेंगे, जिसके लिए आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं रहेंगे। टफ तो वो भी एग्जाम हो जाएगा, टफ तो वो भी सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा जिसको आप समय नहीं देंगे, जिसको आप पढ़ेंगे नहीं, वो भी टफ हो जाएगा। तो समय आपको देना है, कड़ी मेहनत करनी है। जैसे आप एकेडमिक लेवल पे करते आए हैं, जैसे आपको हाई स्कूल में पास होने के लिए इतनी मेहनत की होगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सबसे पहली वो ऐसी परीक्षा होती है कि जिसके लिए माँ बाप भी बड़ी मेहनत करता है बच्चों के साथ, रात रात दिन माँ बाप भी जागता है कि बच्चा हमारा हाई स्कूल में अच्छा मेहनत कर जाएगा, अच्छे नंबर ले आएगा, तो यहीं से उसकी दिशा तय हो जाती है, यहीं से उसका कैरियर तय हो जाता है कि वो किस दिशा में जाएगा। जैसे भारतीय समाज की एक विडंबना है कि अगर बच्चे कम नंबर है तो बेटा तुम तो सोच लो कि तुम आईआईटी या एमबीबीएस की तरफ नहीं जाओगे, आप बीए करोगे, आपके थोड़े और अच्छे नंबर हैं तो बेटा ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस की तरफ आप चले जाओगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, आप आईआईटी की तरफ नहीं सोचना, आप टॉप मोस्ट में से टॉपर रहे तब आप सोचेंगे आईआईटी की तरफ। तो ये क्या है, माँ बाप भी बड़े अलर्ट होते हैं कि वो जो पहली परीक्षा है उसमें बच्चा भी मेहनत करता है कि हाँ अगर हमने यहाँ मेहनत कर ली, यहाँ अच्छे नंबर ला दिए तो यहीं से हमारा भविष्य तय हो जाता है। तो जो मेहनत आप सिर्फ और सिर्फ ये तय करना होता है उसमें कि हमारा भविष्य क्या होगा, सिर्फ चयन करना होता है, उसके लिए इतनी मेहनत कर लेते हैं, पूरा रात दिन एक कर देते हैं। और यहाँ तो जिस परीक्षा को आप पास करके और ऐसी पोस्ट मिलेगी जिससे आपकी आने वाली 7 पीढ़ी, आने वाली क्या आपकी पहली पीढ़ी को भी मिलाकर 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगे। 7 पीढ़ी की छोड़ो, आपका समाज के लिए, जो आपका समाज है उसको भी आप नई चीजें दे सकते हो, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा मंच मिल जाएगा। तो जब इतने सारे आपके पास पावर्स हो जाएंगे, इतना मंच आपको मिल जाएगा, ऐसा मंच मिल जाएगा कि आप जिसको चाहे उसको उसकी सेवा कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको उभार सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ दुगनी मेहनत नहीं करनी चाहिए उस परीक्षा से? उस हाई स्कूल की परीक्षा में इतनी मेहनत की और सिर्फ इसलिए कि हम इंटर में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो हमें साइंस साइड मिलेगी, अगर अच्छे नंबर लाएंगे, थोड़े कम आ जाएंगे तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, और थोड़े बिल्कुल कम आए तो उसको हमें फिर बीए की तरफ जाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ इसके लिए रात दिन मेहनत कर लेते हैं। तो जो परीक्षा आपका पूरा फ्यूचर ब्राइट कर रही है, आपको कुछ करने का मौका दे रही है इस जीवन में, तो उसके लिए क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि रात रात दिन क्यों ना फिर इसी परीक्षा के लिए पढ़ा जाए? और सोचो जब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, या आईआरएस या आईएफएस बनोगे, तो तब सोच के देखिए कि जिस दिन आपने हाई स्कूल पास किया था अच्छे नंबरों से, आपके मम्मी पापा ने लड्डू बांटे होंगे, मिठाइयां बांटी होंगी, और अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो सोच के देखिए क्या आलम होगा उनका, कितनी खुशियां मनाएंगे वो लोग, कितने खुश होंगे। तो मेहनत तो करनी है। परीक्षा का ये भ्रम निकाल देना है कि हम आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा, ये तो है, मानना तो पड़ेगा देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, मगर इसको डर के रूप में इस्तेमाल ना कीजिए कि सबसे बड़ी परीक्षा है कैसे पास करूंगा। अरे भाई वैसे तो वही पढ़ना है ना, और जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन ही करना है बस। क्यों बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6th क्लास से? अब जब 6th क्लास में पता होता है कि हम 6th क्लास में अच्छे से ना पढ़ लेते कि आईएएस देना है, बस ये पता नहीं था, और जब पता चला तो अब ये डर रहे हैं कि हम 6th क्लास की कैसे पढ़ें, कि इतनी बड़ी परीक्षा है, 6th क्लास की पढ़ने से सफलता हासिल नहीं होगी।
भाई पहला बेस क्लियर कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, डाउट नहीं रहे, आप पढ़ें तो 100% उसका आउटपुट दें, और फिर देखते हैं कैसे क्वालिफाई नहीं होता है यूपीएससी सीएससी। आसान है, बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ज्यादातर बच्चे बस इस चीज को पूरा, इस खेल को समझ ही नहीं पाते हैं, वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि आखिर पता नहीं कितनी मेरिट जाएगी। अरे मेरिट तो आपने देख ली भाई, 50% तो जनरल कैटेगरी की है। और मैंने अभी हाथ उठाया था तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया जनरल कैटेगरी का जिसके एकेडमिक लेवल 50% आए। चलो और भी देख लो, ओबीसी का कोई ऐसा बच्चा है जिसके 45% से कम रहे हो एकेडमिक लेवल पे एक ग्रेड? कोई नहीं है ऐसा। एससी कैटेगरी का ऐसा बच्चा जिसके एकेडमिक लेवल पे 37 से कम रहे हो? कोई भी नहीं है ऐसा। एसटी कैटेगरी का कोई ऐसा बच्चा जिससे 34 से परसेंटेज से कम रहे हो एकेडमिक लेवल पे या कॉलेज लेवल पे? कोई नहीं है ऐसा। इसका मतलब जब आपने 3 परीक्षा तो दी होगी मोटी मोटी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो पीजी वाले एक चौथी परीक्षा हो मान लीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए बैठे हैं, जो सर्विसेज करते हैं, तो उन्होंने तो अलग एक परीक्षा और दी होगी। तो उन सब में जब आपने कभी 50% से कम नहीं लेके आए तो इसमें क्यों डर रहे हैं भाई? इसमें क्यों डर रहे हैं कि हमारे 50% भी नहीं आएंगे? क्या हम 200 जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, अगर हम 50 क्वेश्चन करेक्ट रखेंगे, हमारे नेगेटिव मार्किंग हटा के, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ठीक है, दोनों पेपर की यही बात है, क्या हम 50 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकते? 50 क्वेश्चन का करेक्ट का मतलब है कि आपके 100 नंबर। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात बता रहा हूं। जो ओबीसी कैटेगरी का है तो क्या वो 48 क्वेश्चन सही नहीं कर सकता? कर सकता है। 100 में से 48 क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? अगर हम बात करें AWS की, तो क्या वो बच्चा 45 क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है 100 में से। SC कैटेगरी का बच्चा क्या वो 43 नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। इसी तरह से ST कैटेगरी का बच्चा। तो 100 में से आपको अगर 50 क्वेश्चन करने हो रहे हैं सही, और आप यूपीएससी की पहली सीढ़ी को पार कर दे रहे हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। प्रीलिम्स का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो नॉन सीरियस यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उनको बाहर निकालना, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए। कुछ लोग क्या है कि मतलब यही कि हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे बस, और इसलिए फॉर्म भर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ इस बार हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, और जैसे एग्जाम की तिथि पास में आती है, करीब आती है, और मन बदलता रहता है। मन क्यों बदलता है? क्योंकि स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है। दूर से लग रहा था, जैसे दिन दूर थे कि हाँ कर लेंगे, और भाई सोचने के चक्कर में क्या है, अपना समय ज्यादा बर्बाद करते रहे, और जो पढ़ना था, जिसकी जरूरत थी, वो पढ़ नहीं पाए, और परीक्षा के आसपास आते हुए मन एकदम बदल जाता है कि इस बार नहीं, अगली बार देंगे। तो इसलिए स्ट्रेटजी में कुछ बातें और हैं जो हमें शामिल भी करनी है, अपने में कुछ बदलाव करने जरूरी है, ठीक है। तो एक मेरिट का जमेला आपने समझ लिया, कितनी मेरिट कहाँ लगती है, कैसे कैसे। हमने 4 सालों का एक स्ट्रेटजी कर ली, स्टडी कर लिया हमने, ठीक है, स्ट्रेटजी बना ली। तो एक तो ये बहुत जरूरी है
कि आप जब परीक्षा की तैयारी जिस दिन से करना शुरू कर दिए, तो ये मान के चलो कि हमें पूरा 1.5 से 2 साल तो इस परीक्षा के लिए देना है। 1.5 से आप 2 साल इस पूरी परीक्षा की देंगे। और ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1.5 से 2 साल इस परीक्षा को पास कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई 1.5 से 2 साल आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए है। फाउंडेशन मतलब वो नींव मजबूत करने के लिए है, बेस क्लियर करने के लिए है। 1.5 से 2 साल जो आपने अभी तक लापरवाही दिखाई है, लापरवाही मतलब जो पढ़ते आए हैं तो सिर्फ परीक्षा पास करने के नाम पे पढ़े हैं कि बस नंबर आ जाए, पढ़ लें, पास हो जाए, सीरियसली नहीं पढ़े हैं। सीरियस बच्चे के लिए तो 1.5 से 2 साल पर्याप्त है तैयारी के लिए। 1.5 से 2 साल आपका सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन मजबूत करने के लिए है। उसके बाद में आप आते हैं फाइट में, उसके बाद आप आएंगे फाइट में। और ये जान लीजिए कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, अगर आप ये सोचें कि उस परिवेश में रहने वाले स्टूडेंट बच्चों के साथ ही आपकी फाइट है, तो ये गलतफहमी ना पालें। आपकी फाइट हिंदुस्तान के कोने में, चाहे वो कन्याकुमारी हो, तमिलनाडु हो, वहां बैठा हुआ बच्चा भी अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उससे फाइट है आपकी।